एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस हो या एसएससी स्टेनोग्राफर, जीडी कांस्टेबल हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे जो भी हो, जिसको एसएससी बोर्ड कंडक्ट कराती है, उसमें जीएस को लेकर के स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी एक कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ से करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। मैंने खुद एसएससी सीपीओ क्वालिफाई किया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। और वो क्वेश्चन है एसएससी के विभिन्न एग्जाम में, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल। तो इन सभी एग्ज़ाम में जो 2007 से लेकर के 2019-20 तक जो सवाल पूछे गए हैं, आज हम उसी का चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सावन न्यूज़फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो लोग इस चैनल को में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दें। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि किस ज़िले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसीलिए जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1। थोड़ा आपको और भी चीज़ ध्यान रखना है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में जहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है, तो यहाँ पर कुछ अवशेष पाए जाते हैं। तो यहाँ पाए जाने वाले अवशेषों में स्नानागार, अन्न भंडार, ठीक है, तो ये सब चीज़ हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट सवाल ये है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 3 होगा। अब यहाँ पर एक सवाल में देखिए कई सारे सवाल छुपे होते हैं। कई बार एसएससी के ही एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, ये तो खैर पूछा ही गया है। मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एसएससी के भी एग्जाम में ही सवाल आए हुए हैं। वो 2007 से लेकर 2019-20 तक हैं। इतना अगर आप कर लेते तो ये सफिशिएंट है, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फुल आ जाएंगे। दूसरी बात कि इस सवाल में इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ये चीज़ पूछा गया है। कभी कभी इसी सवाल में उलट के पूछ देता है कि आखिर इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो ध्यान रखें मेरे प्यारे दोस्तों कि जो इब्न बतूता थे वो उत्तर अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को का निवासी था, ठीक है। उत्तर अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। दूसरी बात कि इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी, इसका नाम है रहला, और ये अरबी भाषा में है। तो इतने सारे सवाल एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। आप जब भी बैठे मेरे लेक्चर को सुनने के लिए तो आप अपने साथ एक पेन कॉपी लेके बैठें और जो भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसे भी आप लिखें, क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं जो आपको देता हूँ ये भी आपके एग्जाम में ही आए हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे ये तुगलक वंश के शासक थे। ये दिल्ली सल्तनत के अंदर आते थे। दिल्ली सल्तनत में ममलूक वंश ने शासन किया, फिर खिलजी वंश ने शासन किया, फिर तुगलक वंश ने शासन किया, फिर आपका जो है सैयद वंश ने शासन किया, फिर लोदी वंश ने शासन किया। तो इसमें से तुगलक वंश है। एक सवाल थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये कई बार जहाँ पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया। ममलूक वंश को ही कहा जाता है गुलाम वंश, या फिर खिलजी वंश, या फिर तुगलक वंश, या फिर सैयद वंश, या फिर लोदी वंश। तो उसका भी आंसर होगा तुगलक वंश, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठाओं से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। पांडिचेरी फ्रांसिस मार्टिन, अहमदाबाद अहमद शाह, मद्रास फ्रांसिस डे, कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर एक्चुअली क्लाइव होगा, थोड़ा सा गलत हो गया ये का मतलब एडिशनल पड़ गया है। तो ध्यान रखें इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। क्योंकि कलकत्ता को बसाने वाला कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, बल्कि जॉब चारनाक थे। रॉबर्ट क्लाइव तो जो थे ये जो वार होता था उनमें एक्टिव होते थे, लेकिन ये कलकत्ता को बसाने में इनकी भूमिका ज़्यादा नहीं है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता को बसाने वाला मुख्य रूप से है वो है जॉब चारनाक। क्या नाम है फ्रेंड? जॉब चारनाक, जॉब चारनाक। जॉब चारनाक। तो आप इसे नोट कर लेंगे
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। देखिए, भारत में जो है डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो था ये था पुलिकट। कहाँ था ये? पुलिकट। ठीक है, तो भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश जो था ये पुलिकट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान जो है ये अस्तित्व में कब आया? तो भारतीय संविधान, देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है। यहाँ पर दिया 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1948, 26 जनवरी 1950 और 6 नवंबर 1948। तो आपको यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो यहाँ अब जाहिर बात है कि भारतीय संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि जस्ट इसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर, मतलब 9 दिसंबर के बाद जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, तो इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो आप यह भी बात ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 2, क्योंकि भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया मतलब पूरे देश में लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन के हिसाब से कुछ चलना है, यहाँ पर ऐसा कुछ और भी नहीं है। हालांकि अगर बात है कि बनने का, तो ये बना है 26 नवंबर 1949 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गणतांत्रिक दल की स्थापना किसने की? भारत में जो गणतांत्रिक दल है उसकी जो स्थापना है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की। तो भारत में गणतांत्रिक दल की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की। लेकिन एक चीज़ आप और याद रखेंगे, इसी से एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी भी आई है, वो है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का वकालत किसने किया था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का वकालत जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने किया था। और यहाँ पर जो है भारत में गणतांत्रिक दल की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सौर परिवार क्या होता है? देखिए, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला, चाहे वो ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, धूमकेतु हो, फिर उल्काएं हो, या फिर अन्य आकाशीय पिंड के समूह को कहते हैं हम लोग क्या? सौर मंडल। तो यहाँ पर सौर मंडल या फिर उसी में जो चीज़ आता है, आपका जो अर्थ आ जाए या फिर आपका जो धूमकेतु आ जाए, क्षुद्र ग्रह आ जाए, तो उन सभी कहते हैं सौर परिवार। ये सभी के सभी क्या हैं? सौर परिवार हैं। सूर्य और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं ग्रह या क्षुद्र ग्रह, ठीक है, या फिर उल्काएं पिंड, ये सभी के सभी सौर परिवार है। लेकिन इसमें निहारिका नहीं आती है, तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 निहारिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार हर वनडे कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, ना कि एसएससी और भी एग्जाम में, लेकिन एसएससी में इससे कई सारे सवाल हैं। फिलहाल हम बात करें एसएससी का, तो कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। देखिए, जवाहर सुरंग जो है ये भारत के, अगर राज्य पूछे आपको, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? जम्मू कश्मीर में। आपको पूछे कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत यह स्थित है। अगर आपको राज्य पूछे तो आपको टिक करना है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की जो आय होती है वो प्रायः कैसी होती है? कृषि उत्पादों की जो आय है ये प्रायः कैसी होती है? अब देखिए, लोचदार होती है, बेलोच होती है, पूर्ण लोचदार होती है, पूर्ण बेलोच होती है। तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि आखिर ये लोचदार, ये लोच है क्या चीज़। देखिए, ये जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोचदार,
को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये अल्फ्रेड माल्सन ने डेवलप किया था अपने बुक में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1819 में। अब ये क्या बताता है, तो ये बताता है इलास्टिसिटी या लोचदार जो लोच है, मांग की लोच, ये बताता है, इनका एक नियम भी है और इस नियम को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग के लोच का नियम। इस नियम के हिसाब से ये होता है, पहली बात कि इस नियम को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में। किससे करते हैं? परसेंटेज में। किस में करते हैं? परसेंटेज में। इसमें यह बताया जाता है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस में अगर चेंजिंग आती है, घटती बढ़ती है, तो जो हम सामान घर खरीद रहे हैं उसके डिमांड पे क्या होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी चीज़ का दाम अगर बढ़ जाए, अगर प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है? घट जाती है, अगर अन्य बातें कांस्टेंट रहे तो। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है मतलब जो अमे जो बना जो, अब हल्ला नहीं बना जो, आराम से जो ना हल्ला, हमारे पास दोनों बाकी है, तू बना जो। हाँ बना नकली, ज़्यादा हल्ला मत करिए, बोलने क्या लगा बीच में जगह, आराम से बनाओ। तो इसमें क्या है कि ये बताता है कि अगर किसी चीज़ के, किसी भी चीज़ के कोई प्रोडक्ट है, अगर उसमें उसके प्राइस में जितना परसेंटेज डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज होगा, मतलब परसेंटेज चेंजिंग जो होगा, पर चेंज ऑफ परसेंट जो होगा किसी भी चीज़ के, किसी प्रोडक्ट के प्राइस में, तो डिमांड की जो है उसके परसेंट में कितना चेंजिंग आ सकता है। कहने का मतलब है, आप साफ साफ ऐसे समझें कि आप किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका दाम घटेगा या बढ़ेगा तो वो जो वस्तु है उसका डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर उसका दाम थोड़ा सा घटने से अगर उसका मतलब डिमांड काफ़ी कम हो जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये क्या है? लोचदार है। और अगर उसका दाम बढ़ने घटने से अगर उसके डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसे हम कहते हैं बेलोच है। क्या है? बेलोच है। इसे हम एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको इसे समझाऊंगा। तो फिलहाल आप ये समझें कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति है। देखिए, कृषि उत्पाद जो है ये एसेंशियल थिंग है, ये ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा भारत में कि कोई किसान खेती ना करे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई साहब भूखे मर जाएगा सभी लोग। तो ये कृषि हो गया, जो दवाई हो गया, जो नमक हो गया, ये सब ऐसा चीज़ है जो जरूरी चीज़ है, जो काफ़ी ज़रूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। तो अगर इन सभी चीज़ों का अगर दाम बढ़ता है, अगर इन सभी चीज़ों का दाम अगर बढ़ता है तो इनके डिमांड पे, इनके जो मांग पे, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? आप ऐसा थोड़ी कि नमक का दाम बढ़ जाएगा तो आप नमक नहीं खाएंगे। ऐसा थोड़ी कि आपको अगर इंजेक्शन डॉक्टर दे रहा है, मान के आपको मलेरिया हो गया है, तो वो इंजेक्शन का जो मतलब अगर जो प्राइस है, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आप उस दवाई को लेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि जो ज़रूरी चीज़ होती है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, वो जो होती है उसकी आपूर्ति प्रायः बेलोच होती है। बेलोसिटी इन द सेंस कि अगर उसका दाम घटता बढ़ता है तो उसके मांग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, लगभग ना के बराबर पड़ने वाला है। इसलिए आंसर होगा 2। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। आप यकीन मानो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी ऐसा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें से ये सवाल पूछा नहीं गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। क्या होगा फ्रेंड? तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो धातु है वो है तांबा। इस धातु का उपयोग जो लोग हैं वो मुख्यतः
लड़ाई, शिकार और आभूषण के रूप में किया करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था ये किस लिए बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, व्यावसायिक श्रम विभाजन। मतलब पहले क्या होता था कि जो वर्ण होता था वो व्यवसाय के आधार पर होता करता, ना कि जन्म के आधार पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये है कि निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर होगा 1 मोहम्मद आदिल शाह। सॉरी, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बीजापुर के गोल गुंबज मस्जिद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। और ये पूर्ण रूप से बना क्या था फ्रेंड्स? तो ये बना था 1656 को। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर इसका वास्तुकार कौन था, तो ये था दाबुल का याकूत। कौन था ये? दाबुल का याकूत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो गुंबद जो स्थित है वो कौन है? बीजापुर ही है। क्या होगा? बीजापुर। इसलिए ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह का, एक तो कह सकते हैं कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा भी है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? देखिए, जो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात है तो इसे शुरू किया था कि जो पुर्तगालियों का जो पहला वायसराय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। हालांकि पुर्तगाली का जो दूसरा वायसराय है उसे कहा गया है अल्बुकर्क। तो ध्यान रखिए, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अगर भारत में अगर किसी को माना जाता है तो वो अल्बुकर्क को माना जाता है, लेकिन पहला जो वायसराय थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, अल्मोड़ा हो गया है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसको कर लीजिए आप, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये जो थे इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है हमारा कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये सभी के सभी ऑप्शन 4 बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन 4 यहाँ पर लिखा गया है बंगाल। तो ये सभी के सभी जो है ये बंगाल के नवाब थे। क्या थे कि सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला जो थे, ये सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें से इनके जो सेनापति थे उसके नाम था मीर जाफ़र। तो उन्होंने इसके साथ धोखाधड़ी कर दिया था। जब लड़ाई लड़ने के लिए गए थे तो मीर जाफ़र ने कहा था, मतलब मीर जाफ़र के बारे में सिराजुद्दौला को पहले से मालूम चल गया था कि अंग्रेज़ों के साथ मिल गया है, लेकिन सिराजुद्दौला ने वहाँ पर दिमाग से नहीं बल्कि दिल से काम लिया और बाद में इसकी हार हो गई। हुआ क्या, सिराजुद्दौला ने कसम दिया मीर जाफ़र को कि तुम कसम खाओ कि तुम जब जंग में जाओगे तो तुम हमारे साथ रहोगे, ना कि अंग्रेज़ों के साथ। मीर जाफ़र ने कसम खाया। जब लड़ाई लड़ने गए तो पता चला कि जितना सेना था जो सिराजुद्दौला के साथ था वो सारे किसके साथ हो गए? अंग्रेज़ के साथ हो गए। और इस तरीके से सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी का जो लड़ाई है उसे हार गए। और यहाँ बस यहीं से क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन शुरू होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप, सिराजुद्दौला हो गया है, सिराजुद्दौला होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुर्तगाली, अच्छा इसमें मैंने टिक नहीं मारा शायद, तो इसमें हाँ मार दिया टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो ये है, पुर्तगाली की तलाश में किस चीज़ की तलाश में भारत आए थे? तो पुर्तगाली जो है ये मसाले की तलाश में भारत आए थे। पुर्तगाली जो है ये मसाले की तलाश में भारत आए थे। भारत आने वाला पहला जो पुर्तगाली है उसका नाम है वास्को डी गामा। ये 1498 में पहुंचा भारत, और ये सबसे पहले पहुंचा था केरल के कालीकट में। वहाँ पर एक नाविक था, उसका नाम था अब्दुल मलिक। तो उन्होंने इसके पास ले गए राजा के पास, किंग जमूरियन के पास
पहले का नियम हुआ करता था कि अगर किसी राजा के पास कोई मेहमान अगर आता था तो उसका काफ़ी उसकी खिदमत हुआ करती थी, काफ़ी उसका सेवा हुआ करता था। तो किंग जमोरियन जो थे वहाँ के राजा थे, वो काफ़ी उनका जो है खिदमत किए, काफ़ी उनका जो है सेवा किए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और इन्हीं को कहा जाता है कि पहला पुर्तगीज जो भारत आए थे। ठीक है, अब चलिए, अब मैंने आपको बता ही दिया है कि फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि भारत में पुर्तगालियों का अगर वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए तो वो अल्बुकर्क है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? मद्रास में, कलकत्ता में, कालीकट में या बम्बई में? तो ये आए थे केरल के कालीकट में। बाकी इसमें क्या था मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक से अगर बात किया जाए तो ये है आपका यक्षगान। क्या है? यक्षगान। अगर पूछा जाए कि विधि कहाँ का है तो ये आपका है आंध्र प्रदेश का। अगर पूछा जाए कि जात्रा जो है ये कहाँ के हैं, ये आपका है पश्चिम बंगाल का। अगर पूछा जाए कि झोरा कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड का। ठीक है, तो कर्नाटक की अगर बात किया जाए तो ये आपका है यक्षगान। दूसरा है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका होगा थोरा। क्या होगा फ्रेंड्स? थोरा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है कि विधि जो है इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, तमाशा जो है इसका संबंध महाराष्ट्र से है, और राउफ जो है एक्चुअली राउफ होगा, तो राउफ जो है ये इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी वीवीआई है ये। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? देखिए, संविधान सभा जो है ये जो है राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को जो जनगण मन है इसको भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और भी कई सारे फैक्ट। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रख लें कि 24 जनवरी 1950 को जो है हमारा जो राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन अधिनायक जय है, तो ये तैयार हुआ, इसको मतलब अपनाया गया था संविधान सभा ने। तैयार तो बहुत पहले हो गया था ही। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। मतलब किसी को वोट कर सकते हैं, वोट करके पावर में ला सकते हैं, किसी को भी वोट करके जो है उसको पावर से बेदखल कर सकते हैं। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, इसलिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, ठीक है, उसके सदस्य कौन थे? देखिए, उसके सदस्य ना कोई गवर्नर जनरल थे, ना राजनीतिक दलों के द्वारा नामित थे। ये अलग अलग प्रांत के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित लोग थे, चुने हुए लोग थे, और ये आए थे भारत के संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए। इसीलिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, देखिए, प्रारूप समिति के सदस्य जो थे उसमें 7 लोग हैं। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन है? 7 लोग में से इसमें जो मेन जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसलिए आज भी जब भी आपने देखा होगा कि जो NTCA प्रोटेस्ट हो रहा था या फिर किसी और तरह के जो प्रोटेस्ट होता है, जब इंडिया में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो है फ़ोटो लेकर के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान को बनाने वाले में जो अध्यक्ष थे मैन, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो अब ध्यान रखें कि प्रारूप समिति जो है इसमें 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति में 7 सदस्यों में से जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और कई सारे लोग थे जैसे गोपाल स्वामी, अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, ठीक है, डॉक्टर K मुंशी, फिर सादुल्ला, फिर माधवराव। ठीक है,
तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये इसमें नहीं थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गोपालस्वामी अयंगर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। तो आप थोड़ा ट्रिक से याद रखें कि दो स्वामी हैं, एक है गोपाल स्वामी, दूसरा है कृष्ण स्वामी, आपको ये तो याद रहेगा ही, बी आर अम्बेडकर। फिर चौथा है मुंशी, चौथा है मुंशी, ठीक है, पाँचवा है सदुल्ला, छठा है माधवराव, और जो सातवां है वो है टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। तो आपको ये सारे के सारे याद रखने हैं। मैंने आपको कहा कि आप कॉपी लेके बैठें, मैं जो भी बताता हूँ आप कॉपी के हिसाब से नोट करते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि पल्सर होते हैं। देखिए आप जो बाइक लेते हैं ना, तो बाइक, एक पल्सर बाइक चला है जो काफ़ी स्पीड चलता है, तो वहाँ से कनेक्ट करके आप इसे याद रख सकते हैं कि पल्सर वो होते हैं जो तेज़ी से घूमने वाले तारे होते हैं। क्यों, पल्सर बाइक जो होता है वो भी क्या होता है, काफ़ी तेज़ी से घूमने वाले बाइक होते हैं। तो पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले तारे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विषुवत रेखा है। देखिए विषुवत रेखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। और विषुवत रेखा के बारे में पूछा जाए कि विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, नहीं, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जो जोड़ने वाली रेखा है वो विषुवत रेखा नहीं है। एक रेखा ऐसी होती है जो विषुवत रेखा के पैरेलल होती है, एक ऐसी जो विषुवत रेखा के परपेंडिकुलर होती है। जो पैरेलल होती है उसे कहते हैं अक्षांश, और उत्तर और दक्षिण ध्रुव, आपको मालूम है कि जो अर्थ है उसके दो छोर लिए गए हैं, दो ध्रुव लिए गए हैं, एक उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। तो इन दोनों को जो मिलाता है तो उसे हम लोग विषुवत रेखा नहीं कहते हैं, ठीक है, उसमें कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं फ्रेंड, देशांतर। तो विषुवत रेखा जो होती है ये उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाले काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है ये, पृथ्वी के बीचों बीच, है ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द, मतलब पृथ्वी के चारों घूमने वाली काल्पनिक रेखा होती है। यही क्या करती है, पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड कर देती है, आधा ऊपर उत्तर की तरफ और आधा नीचे दक्षिण की तरफ। जो उत्तर की तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण की तरफ होता है उसे कहते हैं हम लोग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जो विषुवत रेखा होता है इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अक्षांश क्या होता है, तो विषुवत रेखा के पैरेलल समांतर जो रेखा खींची गई उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। चलिए मैं आपको फिगर बना दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो ये कोई ग्लोब है, ठीक है, मान के चलो मैंने यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ पृथ्वी के बारे में। तो ऊपर जो ध्रुव होता है इसे कहते हैं हम उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ से डिपेंड करते हैं, नॉर्थ पोल। नीचे जो ध्रुव होता है उसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी के लिए साउथ, इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं साउथ पोल। तो जो आपका जो विषुवत रेखा होता है इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा होती है, ये चारों साइड से, और ये क्या कर देती है, अर्थ को, पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड करती है। एक ऊपर के तरफ, तो ऊपर के तरफ जो डिवाइड होता है आधा अर्थ का भाग, पृथ्वी का भाग, उसे कहते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे की तरफ जो बचा हुआ जो हिस्सा है ये भी तो अर्धगोला ही तो है, तो इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब जो भूमध्य रेखा है या फिर विषुवत रेखा कह लीजिए, ये क्या करता है, अर्थ को, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12-12 घंटे के होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर धूप डायरेक्ट पड़ता है, और इसको जो है 0 डिग्री अक्षांश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अक्षांश क्या होता है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है एक चीज़ क्या कहते हैं हम लोग, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो इसी के पैरेलल जो लाइन खींचा जाएगा ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं हम लोग अक्षांश। इसे कैसे कहते हैं हम लोग, अक्षांश। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और एक लाइन ऐसा होता है जिसे दिया हुआ उत्तर दक्षिण ध्रुव जोड़ने वाली रेखा, तो ये विषुवत नहीं होती है, इसे कहते हैं हम लोग, ये तो आपका अक्षांश हो गया, उसे हम कहते हैं देशांतर। तो जैसे उत्तर ध्रुव ये हुआ और दक्षिण ध्रुव ये हुआ, तो इससे जो जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं देशांतर, इसे लोग कहते हैं देशांतर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि देशांतर किसे कहते हैं हम, तो उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है
कि नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। देखिए इसका आंसर अगर होगा तो होगा श्रीनगर। फोर इज द राइट आंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीनगर ऊपर की तरफ आता है, उत्तर की तरफ। और ध्यान रखिए कि जो भी पृथ्वी है ना, पृथ्वी इस तरह से, तो मान के चलो यहाँ सनलाइट है, तो सनलाइट तो फिक्स एक जगह, ये थोड़ी घूम करता है। घूमता कौन है, रोटेट कौन करता है, रिवोल्यूशन मोशन कौन शो करता है, तो वो करता है पृथ्वी या फिर और सारा अर्थ। तो बीचों बीच जो रेखा खींची गई उसे कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा या फिर उसे कहते हैं विषुवत रेखा। तो ऊपर जैसे से हम बढ़ते हैं ना, तो ये क्या होता है, स्लोप मतलब ढला होते जाता है। इसीलिए सनलाइट जो है बीच में डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन ऊपर जैसे से जाएगा तो सनलाइट क्या होगा कि थोड़ा सा तिरछा पड़ेगा, मतलब पूरा पूरी नहीं पड़ पाएगा। तो जो भी एरिया उत्तर ध्रुव की तरफ हो या फिर दक्षिण ध्रुव की तरफ हो, तो वहाँ पर धूप जो है, सनलाइट जो है वो डायरेक्ट सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें डायरेक्ट उसको नहीं मिलेगी। मतलब जो भी एरिया उत्तर ध्रुव की तरफ हो या फिर दक्षिण ध्रुव की तरफ हो, उसे सूर्य की किरणें वो डायरेक्ट उसको नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। तो श्रीनगर जो है ये उत्तर की तरफ पड़ता है, तो इसीलिए इसमें सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं मिलेगी। अच्छा, एक इसमें कारण और भी होता है नहीं मिलने का, कि श्रीनगर की जो भौगोलिक स्थिति के कारण भी होता है। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी के बीचों बीच में होता है और इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट इसमें पहुंच नहीं पाता है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। तो बड़ा आसान है, मथुरा नहीं आएगा, क्योंकि मथुरा किस में आता है, यूपी में। आपको मालूम ही होगा ये सवाल। नेक्स्ट हमारा ये है कि किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का विस्तार या संकुचन निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम होता है। ठीक है, तो अगर उस वस्तु का इकाई कीमत में अगर बदलाव अगर आ जाए, तो इससे जो है मात्रा में संकुचन हो सकता है, विस्तार हो सकता है। अगर इकाई कीमत अगर घट जाए तो विस्तार हो सकता है, बढ़ जाए तो संकुचन हो सकता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा वन इज द राइट आंसर, कि उस वस्तु का इकाई कीमत पे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। देखिए यहाँ पर नियम होगा, मांग का जो नियम है ये अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम को चलिए हम लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं। देखिए मांग का नियम को सबसे पहले जो है ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है जो प्रैक्टिकली कंप्लीटली संभव न हो, जो पूरा पूरी संभव न हो, तो जो पूरा पूरी संभव ना हो तो इसे कहते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। तो मांग का जो नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, तो इसको एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एडम स्मिथ, और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो है फादर कहा जाता है इसे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और इन्होंने एक बुक भी लिखा, उसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को दिया क्या, मांग का नियम। मांग का नियम क्या बोलता है कि अगर सारा का सारा डिटर्मिनेंट अगर कांस्टेंट रहे, जैसे अगर मान के चलो सभी का टेस्ट सेम हो, सभी के इनकम सेम हो, बस प्राइस को छोड़ करके, तो उस केस में क्या होगा कि अगर किसी वस्तु का अगर प्राइस अगर बढ़ेगा, तो उसका डिमांड क्या होता है, कम हो जाता है। अगर किसी वस्तु का अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका डिमांड होता है क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये बताता है तो मांग का नियम जो है वो ये बताता है कि किसी वस्तु अगर अन्य बातें कांस्टेंट रहने पर, अन्य कारक कांस्टेंट रहने पर किसी भी चीज़ का अगर उसका दाम अगर बढ़ता है तो उसका जो मांग है घट जाता है। जैसे आप मार्केट में जा कर के कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई भी मान लो बाइक बिक रहा है, मान के चलो बाइक, अगर उसका दाम बढ़ गया है तो उसका जो डिमांड क्या होता है वो घट जाता है। आप टीवी सेट खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, तो अगर उसका दाम अगर बढ़ा तो उसका डिमांड, तो उसका क्या होता है, डिमांड क्या होता है, मांग जो उसका क्या होता है, कम हो जाता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ है, अलग अलग गुड्स के लिए अप्लाई होता है, मतलब बहुत सारे गुड्स के लिए फॉलो ही नहीं होता है ये मांग का जो नियम है। तो ये जनरली ये बताता है कि किसी भी चीज़, कोई भी वस्तु, किसी प्रोडक्ट का अगर अन्य बातें समान रहने पर अगर उसके कीमत में अगर वृद्धि होता है तो वस्तु के मांग में क्या होती है, कमी हो जाती है। अगर उसकी कीमत में अगर कमी होती है तो उस वस्तु के जो मांग में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब मांग का नियम डायरेक्ट बताता है हमें, संबंध यह स्थापित करता है किसके किसके बीच में, तो किसी वस्तु का कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। ठीक है, इसका मतलब किसी वस्तु की कीमत की परिवर्तन में, कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। कैसा प्रभाव, कि अगर किसी वस्तु का कीमत अगर बढ़ जाएगा तो उसकी मांग में क्या होगा, कमी आ जाएगी। लेकिन अगर किसी वस्तु का कीमत अगर घट जाएगा तो उसकी मांग में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। तो यही है मांग का नियम। ठीक है, देखिए हमारा जो सवाल है वो ये है वेदों को माना जाता है। तो वेद जो है एक्चुअली उसको जो है एक तरह से ज्ञान माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि जहाँ ज्ञान हो और जहाँ श्रुति हो तो आपको श्रुति को ट्रिक करना है। ठीक है, क्या करना है, ट्रिक करना है आपको श्रुति को। तो लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो वेद का जो मतलब होता है वो ज्ञान होता है, लेकिन बाद में डेफिनेशन को बदल दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर जो वेद का मतलब होता है वो श्रुति कहा गया। ठीक है, लेकिन जहाँ पर श्रुति नहीं हो, अकेला ज्ञान हो, तो आपको टिक करना है क्या, ज्ञान। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया था? खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, दास वंश था, या फिर लोदी वंश था? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो शासन किया ये किया ममलूक वंश। क्या किया, ममलूक वंश। और ये शासन किए 1206 से लेकर के 1290 तक। इनके बाद जो आए वो आए खिलजी वंश। कौन आए, खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने जो शासन किया ये 1290 से लेकर के 1320 तक, 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, 1320 तक। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आए। कौन सा वंश आए, तुगलक वंश। और तुगलक वंश जो शासन किए ये किए 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक, 1320 से 1414 तक। उसके बाद इनके बाद जो है वो सैयद वंश आए, सैयद वंश। तो सैयद वंश जो शासन किए ये 1414 से लेकर के 1450 तक। फिर लोधी वंश 1450 से लेकर के 1526 तक। 1414 से लेकर के 1450 तक। ठीक है, 1450 तक, 1414 से लेकर के 1450 तक। अब फिर आया बाद में फिर लोधी वंश। तो लोधी वंश जो शासन किए ये 1450 से लेकर के 1450 से लेकर के 1526 तक, 1526 तक। देख लीजिए ममलूक वंश जो है इसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद जो मोहम्मद गौरी था उन्होंने अपना जो शासन भारत में है ममलूक इनको दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और फिर वो यहाँ से चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ममलूक वंश है चाहे गुलाम वंश है तो उसको संभाले फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन 1206 से मात्र 4 ही साल शासन कर पाई, 1210 तक, क्योंकि फिर जो है
पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके, और फिर इल्तुतमिश बने थे। हमें वहाँ नहीं जाना फिलहाल अभी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खिलजी वंश जो सबसे पहले जो आया था ममलूक वंश, उन्होंने शासन किया 1206 से 1290। तो आप यहाँ पर गैप देखो कितना आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है 84 साल। कितना आ रहा है आपका? 1206 से 1290। लेकिन आप देखो खिलजी वंश शासन किया तो 1290 से 1320 तक, तो 1290 से जो 1320 जो शासन किया इन्होंने, ठीक है, 1290 से 1320 शासन किया, तो गैप देखो, गैप कितना का है? 30 ईयर्स का। लेकिन अगर आप देखो तुगलक वंश का, तो 1320 से 1414 तक है, 1320 से 1414 तक है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने शासन किया करीब 94 वर्ष तक, ठीक है, करीब 94 वर्ष तक। फिर सैयद वंश 1414 से 1450, लोधी वंश 1450 से 1526 तक। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखो अगर डिफरेंस निकाल करके, तब किसका आता है? तुगलक वंश का, ठीक है। तो तुगलक वंश जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था। लोधी वंश जो है वो आखिरी मुगल सल्तनत थे, मतलब मुगल सल्तनत नहीं, दिल्ली सल्तनत है, क्योंकि 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहले लड़ाई हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर जीत गए, तो लोधी वंश खत्म हो गया फिर। और फिर भारत में शुरू हुआ क्या? मुगल वंश, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। सैयद वंश जो है इसकी स्थापना खिज़र खान ने किया था। तो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। तो वो किए थे किंग जमोरियन किए थे। क्या किए थे? किंग जमोरियन, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है पहले, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो पहला था पुर्तगीज भारत आने वाला, और उन्होंने ही सबसे पहला जो है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, ठीक है। वो आए थे 1498 में, और तब से उन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो कौन है वो? पुर्तगालीज। कौन है वो? पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा निखिल बनर्जी। क्यों? निखिल बनर्जी थे ये संतूर वादक नहीं बल्कि सितार वादक थे, ठीक है। ये क्या थे? सितार वादक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? देखिए, भारत में अगर आप कैबिनेट मिशन का अगर आप पर्पस जानना चाहते हैं, तो भारत में इसलिए भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ठीक है। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया था। और कैबिनेट मिशन जो भारत पहुंचा था, कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे, ऑल द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन, ये लोग भारत पहुंचे थे 23 मार्च 1946 को। 23 मार्च 1946 को अगर आप नोट कर सके तो नोट कर लो, मैं लिखवा देता हूँ। 23 मार्च 1946। तो 23 मार्च 1946 को इन्होंने ये भारत पहुंचे थे। और इस मिशन के जो सदस्य थे, तो आप ट्रिक्स याद रखना, लॉरेंस, क्रिप्स, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है। ऐसे पूरा अगर नाम बोले मैं पढ़ दूंगा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है, ठीक है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स है, फिर एवी अलेक्जेंडर है। बट आप ट्रिक्स याद रखो, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो ये लोग जो थे इसके मेंबर थे। ये इंडिया पहुंचे 23 मार्च 1946 को। किसके मेंबर थे ये? कैबिनेट मिशन के। क्या था मेन पर्पस? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है ये है कि संविधान सभा में किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? तो ऐसा उन्होंने किसने कहा था? तो ऐसा कहा था केटी शाह ने, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 38 से 51 तक
17 निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। तो और फिर अनुच्छेद 39 का 43 का है ना, तो ये सब में भी है। तो इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1940 में जो है इसको स्थापित किया गया। और ये जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऐसा किसने कहा था? केटी शाह ने। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है सो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है? कौन सा है सबसे ठंडा? तो प्रश्नानुसार जो है प्लूटो जो है, प्लूटो ये सबसे ठंडा है, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। दूसरा है बालतोरा हिमनद स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया बालतोरा हिमनद? तो बालतोरा हिमनद जो है ये आपका स्थित है शिवालिक में। कहाँ पे स्थित है ये? शिवालिक में। देखिए हिमालय के जो है मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं वृहत हिमालय, ठीक है। तो चलिए मैं हिमालय के मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। टोटल जो है शिवालिक है, हिमाचल है, ठीक है, हिमाद्री है। तो इसके बारे में चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में। अभी इतना ही रखते हैं इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये अंतिम वस्तु का उदाहरण है। किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है? ये अंतिम वस्तु का उदाहरण है। तो क्या होता है अंतिम वस्तु? तो अंतिम वस्तु वैसी वस्तु होते हैं जिसके आगे के उत्पादन प्रक्रिया में उसका उपयोग नहीं किया जाए। बस ये जो रेफ्रिजरेटर है इससे आगे इसका प्रोडक्शन कुछ होने वाला नहीं है, बस ये चलेगा और चीज़ों को ठंडा रखेगा, बस इतना ही इसका काम है। तो जो चीज़ ऐसी होती है जिसका आगे इस्तेमाल हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो उसे कहते हैं अंतिम वस्तु। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पटना जो है ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड, देखिए थोड़ा सा यहाँ भी क्वेश्चन में एरर है इसलिए क्वेश्चन मैं एरर नहीं करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें। भारतीय के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था विधानसभा के द्वारा, ठीक है। ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था भारत के संविधान का गठन। यहाँ विधान लिखा हुआ है, संविधान होगा, तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन है ये कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में, फिर 1920 में। तो ये किया गया था आपका 1920 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन किया गया था ये 1920 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है, आप डायरेक्ट मारो क्या? सुई सिनी, ऑप्शन 4। मैं आपको बहुत जल्दी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप काफ़ी जल्दी इसे याद कर पाएंगे। फिर से आपको रिपीट करता हूँ, जो राउफ है, एक्चुअली रऊफ नहीं राउफ होगा, राउफ, ये आपका जम्मू कश्मीर का, झोरा तो आपने पढ़ दिया उत्तराखंड यूपी का, फिर विधि जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का है, सुई सिनी जो है ये आपका है राजस्थान का, यशगान है आपका कर्नाटक का, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पांडिचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? नन अदर देन जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले इज द राइट आंसर। जिसमें 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दावली ने मराठों को हराया। देखिए पानीपत का 3 लड़ाई हुआ है। एक पहला लड़ाई किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। कौन जीता? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोदी। दूसरा लड़ाई जो हुआ था वो था 1556 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई, अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और, ठीक है, हेमू के बीच में। तीसरी जो लड़ाई हुआ वो आदम शाह वली एवं मराठों के बीच में हुआ था, ठीक है, अहमद शाह अब्दावली एवं मराठों के बीच में 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो पानीपत का जो तीसरी लड़ाई हुआ था तो उस समय जो मुग़ल शासक था वो कौन था? वो थे शाह आलम। क्या थे ये? शाह आलम। तो आपको याद रखना है कि
कि पानीपत की जो तीसरा लड़ाई हुआ 1761 में, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। क्या था? शाह आलम। नेक्स्ट है लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो लोधी वंश की स्थापना जो है वो बहलोल लोधी ने की। किसने किया? बहलोल लोधी ने। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश कब एग्जिस्ट किया? तो आपको फिर से ध्यान रखें, 1206 से लेकर के 1290 तक ममलूक वंश, या इसी कहते हैं गुलाम वंश। 1290 से लेकर के 1320 तक था खिलजी वंश। 1320 से लेकर के जो है 1414 तक तुगलक वंश। 1414 से लेकर के 1450 तक सैयद वंश, खिज़र खां उसके संस्थापक थे। और 1450 से लेकर 1526 तक लोधी वंश, इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और इसका लोधी वंश का अंतिम जो शासक कौन थे? वो थे इब्राहिम लोधी, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई 1556 में बाबर के साथ हार गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको बताया कि अगर वेद में कहीं अगर श्रुति ना हो तो डायरेक्ट टिक करो क्या? ज्ञान, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। ठीक है, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगर श्रुति नहीं तब डायरेक्ट ज्ञान टिक करें, दिस इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया? तो नन अदर देन फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो थे ये किसाई उसाई काम पर जो सिंचाई जो होता था और लोक निर्माण कार्य जैसे रोड बनाना, सड़क बनाना, इस पर काफ़ी ध्यान दिया करते थे। कौन? फिरोज तुगलक। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को। आपने मेरा मैंने इसमें कम से कम 50 क्वेश्चंस कराया है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपको लेक्चर अगर पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें इस चीज़ को, और आपको लगता है कि मेरा कंटेंट में दम है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे रिप्लाई करें। और अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।